मेरा बहुत खास फ्रेंड बकलू का छोटा भाई है बसंत। बकलू ने बसंत को मेरे पास रहने के लिए भेजा था ताकि वो मेरे बैंड पार्टी में ट्रम्पेट बजाकर 4 पैसे कमा सके। देखने और बातचीत से तो ठीक ठाक था बसंत, और ट्रम्पेट तो कमाल का बजाता था, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी थी। वो बात करते करते चुप हो जाता और पूछो बसंत चुप क्यों है, तो गाली बक देता, और वो भी माँ बहन की। ये टोनी जो है वो आदमी ही गाली देने लायक था। न तो उसको ढंग से साला बाजा बजाने आता था, न साला खैनी मिलाने आता था। साला उसका काम था कि मेरी छाती पे बैठ के मूंग दलना है। साला एक नंबर का चूतिया आदमी था वो। रात को सोते सोते उठ जाता था और अपने आप को मारने लगता था, और फिर ट्रम्पेट बजाने लगता था। हमारी गली में तब बहुत सारे जंगली कुत्ते हुआ करते थे जो उसकी ट्रम्पेट की आवाज सुनकर जोर जोर से भौंकने लगते थे। एक रात जंगली कुत्तों का झुंड हमारे खोली के ठीक सामने आकर जोर जोर से रोने लगा। बसंत तब ट्रम्पेट बजा रहा था। कुत्तों का रोना सुन बसंत बौखला सा गया। वो पीछे वाली आंगन से एक कुल्हाड़ी उठाई और उसने दो नहीं, उसने 3 कुत्ते को काट डाला। हाँ, मैंने काट डाला उन कुत्तों को। वो क्या है ना कि एक हद तक ही डिस्टरबेंस बर्दाश्त कर सकता है कोई इंसान। ये साले कुकुर लोग एक आर्टिस्ट को चैन से रियाज नहीं करने देते थे, तो कट गए साले। अब इसमें इतनी हाय तौबा करने वाली बात कौन सी हो गई, बताइए आप। तो इस चूतिए बसंत को सिर्फ बाजा बजाना नहीं आता था, कुल्हाड़ी चलाना भी आता था। हमने किसी सीधे साधे गरीब आदमी को अरेस्ट नहीं किया था, हमने एक साइको किस्म के सरफिरे को अरेस्ट किया था। लेकिन कॉलेज की चूजों को तो यही लगता है कि पुलिस ने किसी मासूम पर अपना सारा का सारा बिल फाड़ दिया। उस कुत्ते वाली घटना के बाद मुझे बसंत से डर लगने लगा था। आप खुद ही सोचिए, कोई आदमी चूहे को मारने के लिए भी ऐसी दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसे चूहे खाकर मरे बाहर जाकर। मतलब एक नॉर्मल इंसान अपने आंखों के सामने चूहे को मरता हुआ नहीं देख सकता, और वो जंगली कुत्ते को काट कर चैन से सो जाए, उसे नॉर्मल कौन कहेगा। एक शाम बसंत हांफता हुआ मेरे खोली में पहुंचा। उसके कमीज पर खून के छींटे लगे हुए थे। उसने मेरे से नहाने का पानी मांगा। मैं हैंडपंप से पानी लेकर वापस आया तो देखा वो जमीन पर बैठकर अपनी कमीज जला रहा है। मैं उसे देखकर घबरा सा गया। मैं चुपचाप पानी रखकर वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह अखबार में एक खबर छपी, द मून हिल, जो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पर है। वहां एक लड़की का खून हो गया है। मैं भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। टोनी ने हमें बताया कि उसे शक है कि ये काम बसंत का है। हम पहुंचे टोनी की खोली में। जब हम वहां पहुंचे तो हमें बसंत के जले हुए कपड़ों के साथ साथ वो कुल्हाड़ी भी मिली जिससे मैंने उन कुत्तों को काटा था, और उन लड़कियों की बॉडी पे जो निशान मिले थे वो मेरी कुल्हाड़ी से मैच नहीं करते थे।
ये सब बात तब पता चली जब पुलिस वालों ने मुझे 8 महीने जेल में सड़ाने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कुल्हाड़ी, जले हुए कपड़े और हकलाता हुआ आदमी, ये सारे सबूत इनफ थे उसे अरेस्ट करने के लिए, और हमने वही किया जो उस वक्त हमें सही लगा। पर फिर क्या हुआ? अगर बसंत ही वो सीरियल किलर था तो पुलिस को उसके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत क्यों नहीं मिले? 8 महीने उसे जेल में रखकर पुलिस ने सिर्फ अपनी क्रूएलिटी का ही सबूत दिया है और कुछ भी नहीं। मुझे भी शुरू में लगता था कि शायद ये बसंत वाकई सीरियल किलर है, क्योंकि पुलिस ने उसे काफी जल्दबाजी में अरेस्ट किया था। एक आई विटनेस भी था जिसने उसे मोनेल पे उस शाम को भी जाते हुए देखा था। एक शाम मैं भागा था कुत्ते के पीछे कुल्हाड़ी लेकर, और कुत्ते से मैं नफरत करता हूं, ये बात सबको पता है, टोनी को भी पता है। और जब मैं कुत्ते को मार के वापस आया घर पे तो टोनी को लगा कि मैंने लड़की को मार डाला। अरे भाई, कुत्ते और लड़की में कुछ तो फर्क होता है ना। पुलिस वालों को भी नहीं मिली बॉडी कुत्ते की, वो नागालैंड के स्टूडेंट्स जो हैं वो उठा के ले गए खाने के लिए। ये समझते नहीं इस बात को साले। हमें बाद में पता चला कि बसंत ने कुछ कुत्तों का मर्डर किया था। दैट्स अ क्राइम। एंड बीइंग अ डॉग लवर, मुझे ऐसा लगता है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ लॉ है तो। पर जो उसने किया ही नहीं, उसके लिए उसको सज़ा क्यों मिले? मैंने तो बस एक ही बार कोर्ट में बसंत को देखा था, एंड आई एम श्योर ही इज नॉट द किलर। बसंत तो दिखने में कमजोर लगता था, एंड दैट डेविल, ही वाज स्ट्रॉन्ग, लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। जेल में 10 लोगों के हिस्से का खाना और मार दोनों खाता था अपने बसंत। पर क्या कि कुछ लोगों के शरीर को न खाना लगता है और न मार। और वैसे भी हरामी टाइप के लोगों की जो किस्मत होती है वो अक्सर अच्छी होती है, तो इस हरामी की किस्मत भी अच्छी निकली। इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो फाइनली ये बैंड पार्टी को बेल मिल गई। पर ये सिर्फ इत्तेफाक भी तो नहीं हो सकता ना, कि जिन 8 महीनों में ये जेल में बंद था, उन 8 महीनों में मून हिल पर एक भी मर्डर नहीं हुआ। 2 साल में 5 लड़कियों का मर्डर हुआ था। 2 मर्डर्स के बीच में कभी 2 महीना तो कभी 6 महीने का गैप होता था। एक बार 8 महीने का भी था। असल में पुलिस का इंटरेस्ट ही नहीं था कि अंदर तक हाथ डाल के छानबीन करें। जस्टिस दिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पुलिस का। मॉडर्न लड़कियां मर रही थी। मॉडर्न लड़कियों के बारे में पुलिस क्या सोचती है आपको अच्छे से पता होगा। असल में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके किसी अपने की जान नहीं जा रही थी ना। उस दिन मैं काफी लेट घर लौटा। जब घर पहुंचा तो घर का फोन बज रहा था। मैंने जैसे ही फोन रिसीव किया तो सामने से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, और उसने खांसते हुए मुझसे कहा कि अपने भाई से कहो कि अपनी डांस क्लासेस मिस करना बंद करे, और गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने आर्ट की बलि मत चढ़ाए, वरना। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। उस वक्त मेरा भाई मयंक मेरे साथ ही रहता था। 18 साल का था। डांस में काफी शौक था उसे, या फिर यूं कह लीजिए कि डांस उसकी जिंदगी थी। लेकिन उस साल वो ठीक से अपने डांस पर ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में एक लड़की आ गई थी जिसका नाम था राशि। उसने उससे मुझे मिलवाया भी था और बोल रहा था कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसको लगा शायद मुझे कुछ समझता ही ना हो।
उनको देखकर मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों के बीच चल रहा है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है राशि के मामा या ताया ने फ़ोन करके मुझे ये बोला, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ तो शायद सामने से मुझे बोलने में उनकी फटती होगी, इसलिए इस तरह से फिल्मी स्टाइल में फ़ोन करके मुझे वार्निंग दे रहे होंगे। तो मैंने उस कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन के बाद राशि की लाश मोहन हिल पे मिली।